जीएसटी, जीएसटी और जीएसटी, छोटी सी सुई खरीदने से लेके हेलीकॉप्टर तक और एक छोटे से दुकानदार से लेके रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी तक, भाई आज की डेट में हर जगह पे जो जीएसटी चल रहा है। और ऐसे में हम लोगों को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जीएसटी क्या होता है। तो क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल भी हैं, तो भाई अकाउंटिंग या टैक्सेशन फील्ड में अगर हमें काम करना है तो हमें जीएसटी की अच्छी ग्रिप होना, अच्छी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए टैक्सेशन ऑफिशियल यानी कि मैं अभिजीत चौधरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई जीएसटी सीरीज। और हमारी जीएसटी सीरीज के अंदर हम लोग जीएसटी को कंप्लीट समझने वाले हैं भाई, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम पूरा कंप्लीट जीएसटी को समझने वाले हैं। और ये सब कुछ होगा आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल के ऊपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो भाई अगर हम लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो जीएसटी जो है उसका ओरिजिनेट हमारा हो रहा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि हमारा भाई भारत का संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंदर में जीएसटी के लिए एक स्पेशल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया था, जो कि ये पार्लियामेंट एंड स्टेट कंकरेंट पावर टू लेवी जीएसटी। देखो हुआ क्या, जब हमें जीएसटी लेके आना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर जीएसटी का लॉ बनाना था। हम एक ऐसा सिस्टम चाह रहे थे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों के पास इक्वल इक्वल पावर हो। ऐसे पॉइंट के लिए हम जो है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, और जिसके अंदर हमने पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को पावर दी कि आप दोनों मिलके लॉ बना सकते हो, एक इक्वल लॉ बना सकते हो। देखो जीएसटी के आने से पहले बहुत अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, बट उन सभी टैक्स को तो हटा दिया गया। बहुत सारे सेंट्रल के टैक्स भी हटे और बहुत सारे स्टेट के टैक्स भी हटे, और अभी सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर एक जॉइंट टैक्स बनाना था, जिसके लिए ये अमेंडमेंट करना जरूरी था। गवर्निंग लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई जीएसटी के अंदर हमारे पास सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, स्टेट जीएसटी एक्ट है। अब जो सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट है और जो यूटीजीएसटी एक्ट है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, तो इन सब के ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। बट स्टेट जीएसटी जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट को पावर दिया हुआ है कि आप अपने लिए अपना खुद का स्टेट जीएसटी एक्ट बना सकते हो। हालांकि वो जो है सेंट्रल के साथ कंबाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके जैसा सिमिलर ही होना चाहिए। आप उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बट हाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपना लॉ बना सकते हो। तो अलग अलग स्टेट अपना लॉ खुद से बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास होते हैं रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो भाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नंबर वन है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स लेविड ऑन द इवेंट ऑफ सप्लाई अक्रॉस द सप्लाई चेन। तो जो जीएसटी है वो हमारा क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, और ये जो है लेविट किया जाता है सप्लाई के ऊपर में। तो अभी हम इन सब चीजों को समझने वाले हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होगा, कंजप्शन बेस्ड क्या होगा, सप्लाई क्या होगा। इन सब चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो कहते हैं द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट come into force on July 1st, 2017, replacing a complex web of central and state indirect taxes with a unified one nation, one tax framework, the most significant indirect reform in the independent India's history। तो भाई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ा रिफॉर्म इसको माना जाता है इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर में। क्यों? क्योंकि इसके आने से पहले अगर मैं आपको बताऊं प्रिसाइजली तो भाई बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, सेंट्रल के और स्टेट के बहुत सारे टैक्सेस थे, और वो सबके सब आपस में क्या थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, उलझे हुए थे। किसी का सप्लाई डेट अलग है, किसी का सप्लाई इवेंट अलग है, किसी की टैक्स पेमेंट की डेट अलग है, रिटर्न फाइल करने का तरीका अलग है। और इन सब में क्या था, इन सब में दिक्कत ये थी कि इन सब में आपस में ना कई जगह पे सेटअप भी पॉसिबल नहीं था। लाइक आप एक टैक्स का पैसा जो है दूसरे टैक्स के पैसे के साथ सेटअप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे पॉइंट में क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन गया था। तो इन सबको हटा के एक वन नेशन वन टैक्सेशन की पॉलिसी पे जीएसटी को लाया गया। ठीक है जी। देन हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी एंड इट्स की पॉइंट। जीएसटी के आने से पहले हमारे इंडिया का टैक्स का क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था और उसके अंदर में क्या क्या चीजें दिक्कतें थी वो हमें बताया जा रहा है। तो जीएसटी के आने से पहले क्या था भाई, तो कहते हैं सेंट्रल टैक्सेस की हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स लगाता था। एक्साइज ड्यूटी लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स लगाता था, सीवीडी, एसएडी, सीएसटी और भी बहुत तरह के टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करता था। अगर मैं स्टेट टैक्सेस की बात करता हूं तो स्टेट टैक्स करता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स हमारा, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और भी बहुत तरह के स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता था। कुछ हमारे कैश कैरिंग टैक्स भी हुआ करते थे, जैसे कि वैट चार्ज ऑन द वैल्यू इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, टैक्स इज लेविड ऑन टैक्स। अब क्या होता था, पहले गवर्नमेंट जो है किसी प्रोडक्ट के ऊपर में
जो है एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, और उसी के ऊपर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा, स्टेट गवर्नमेंट उसी अमाउंट के ऊपर में जो है वैट लगा देती थी। इससे क्या होता था, टैक्स के ऊपर में टैक्स लग जाता। बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, अगर एक 100 रुपए का सामान है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगाया, अब उसका प्राइस हो गया 110, स्टेट गवर्नमेंट आके उसके ऊपर में जो है 10% का वैट लगा देती थी, यानी कि 11 रुपए का वैट लग जाता था। अब इसका प्राइस कितना होता था, प्राइस का हो जाता था 121। अब आप यहाँ पे समझो, रेट दोनों का 10% है, बट यहाँ पे टैक्स 10 है, यहाँ पे टैक्स 11 क्यों आया, क्योंकि अगली बार जो वैट का टैक्स लगाना वो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। मतलब सिर्फ जो 11 रुपए है, इसमें 10 रुपए तो पहले वाले ही 100 के ऊपर लगे, बट ये 1 रुपए एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि जो 10 रुपए का टैक्स लगाना उसके ऊपर भी 10%, 10 का 10% 1 रुपए, वो टैक्स भी यहाँ पे एड ऑन हो गया। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जो हमने यहाँ पे सिंपल वे में समझा। बस इस एग्जांपल का रखना, 100 के ऊपर पहले 10 लगाए, उसका हो गया 110, 110 के ऊपर फिर से 10% लगा तो 11 हो गया, तो अब हमारा वैल्यू निकल के 121। ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपया है, दैट इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है जी। 4 मेजर प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे तो देखो पूरा सिस्टम ही अर्थव्यवस्था है यार, बहुत तरह की दिक्कत थी, बट पहली दिक्कत इसके अंदर हुआ करती थी कैस्केडिंग इफेक्ट, जो कि अभी हमने यहाँ पे समझा कि भाई कैस्केडिंग इफेक्ट के अंदर में क्या होता है, टैक्स के ऊपर में दोबारा से टैक्स लग जाता है। तो अमाउंट के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो ठीक है, बट टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो तो दैट इज इलॉजिकल, कोई सेंस नहीं इस बात का। वह चार्ज ऑन द वैल्यू इंक्लूडिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन्फ्लेटिंग फाइनल प्राइस, जिससे फाइनल प्राइस हमारा क्या है, बढ़ जाता है। उसके बाद कहते हैं मल्टीपल अथॉरिटीज, भाई बहुत अलग तरह की अथॉरिटी हुआ करती थी। बिजनेसेस डील विद द एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स डिपार्टमेंट सेपरेटली, इन सबके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तो भाई इन सबके साथ डील करना बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। नो सीमलेस क्रेडिट, एक्साइज क्रेडिट कुड नॉट बी ऑफसेट एज वैट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो अलग अलग तरह का जो टैक्स होता था ना, उनका आपस में सेटअप पॉसिबल नहीं था। जैसा भी जीएसटी में क्या होता है, सिंपल है भाई, अगर आपने सामान खरीदा उसके आपने जीएसटी पे किया, जब आप सामान को बेचोगे उस पर जीएसटी आपको रिसीव होगा, इसका जो आपका इनपुट था उसमें आप माइनस कर सकते हो। बट अगर आपने सामान खरीदा उस टाइम पे आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया, और जब आप बेच रहे हैं यहाँ पे अगर आप वैट पे कर रहे हो, तो ये एक्साइज ड्यूटी वाला आप वैट वाले में से माइनस नहीं कर सकते। तो अलग अलग टैक्सेस आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाते थे पहले, और क्योंकि पहले इतने सारे टैक्सेस तो प्रॉब्लम ज्यादा थी, अब जो है इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। ठीक है, बताओ जी कोई दिक्कत। ठीक है, और भी उसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे कि टैक्सेबल इवेंट अलग अलग हो जाना, टैक्स की रेट अलग अलग हो जाना, और टैक्स का जो है अलग अलग स्टेट के अंदर में टैक्स अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज करते थे वो लोग, और रिटर्न फाइलिंग अलग अलग था, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया था। आगे कहते हैं व्हाई द जीएसटी वाज नीडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भाई जीएसटी की जरूरत क्या थी और संविधान में उसके अंदर चेंजेस करने की क्या नीड थी, ये दो बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर में एक 7th शेड्यूल है, उसमें क्या है, एक 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर में जो है 3 लिस्ट है हमारे पास, 3 क्या सर, लिस्ट है। एक लिस्ट है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, एक है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एक हमारे पास है कंकरेंट लिस्ट, और ये आज नहीं है, ये पहले से ही भाई बना हुआ है। यूनियन लिस्ट के अंदर में जितने भी मैटर्स हैं उस पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर में है उसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास, सर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में मैटर्स हैं उसके अंदर में कौन बनाएगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी बना सकता है। बट अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो क्या होगा, देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर दोनों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अगर लॉ बना दिया तो क्या होगा, सर ऐसे पॉइंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रिवेल होगा। ये कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, ये वाला सिस्टम था। अब यहाँ पे क्या आया बात, जैसे ही यहाँ पे जीएसटी लेके आने वाले थे, ठीक है, अब स्टोरी सुनो, जीएसटी लेके आने वाली थी हमारी मोदी गवर्नमेंट, तो जैसे हमारी जो है मोदी गवर्नमेंट जो है या बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो लेके आने वाली थी जीएसटी, तो बीजेपी ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम जीएसटी लेके आएंगे, एग्जांपल बता रहा हूँ बस कि हम जीएसटी लेके आएंगे और 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में सब लेके आएंगे। जैसे ही हम लेके आएंगे, जैसे हमने बोला कॉन्करेंट लिस्ट, सबने भाई ताली बजा दी कि भाई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर पावर बनाएगी। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी का दिमाग चला, बोला रुको 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 1 मिनट, यहाँ पर तो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला कि भाई आप एक बार बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी जीएसटी का, बट अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रिवेल किसका करेगा, तो इन्होंने बोला कॉन्करेंट लिस्ट है, प्रिवेल तो सेंट्रल का करेगा, तो यहाँ पे बोला स्टेट के साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। समझ में आया, हम ये चाहते थे कि जीएसटी में स्टेट और सेंट्रल दोनों को इक्वल पावर्स मिले, और वो तभी पॉसिबल हो सकता था जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि यूनियन लिस्ट में अगर लॉ बनाते तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाते सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बना तो सकते थे बट प्रिवेल तो सेंट्रल ही करता ना, यहाँ पे तो एक अलग ही गेम हो जाती। इसलिए फिर हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, जब यही वाली दिक्कतें वाली बात है तो क्या किया जाए, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अमेंड कर दो और एक नया हम लोग एक्ट लेके आए। तो कहते हैं द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस
GST to address deep structural deficiency in the earlier system. Prior to the 101 amendment, the constitution did not permit simultaneous taxation by central and state on the same transaction. इससे पहले दोनों के दोनों सेंट्रल स्टेट के पास सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर इक्वल पावर नहीं हुआ करती थी, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अ प्रीरिक्विजिट। इसकी वजह से संविधान में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप लोगों के भाई समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इसलिए किया गया था क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर्स नहीं थी। देन आगे कहते हैं एलिमिनेट कैस्केडिंग टैक्स। भाई कैस्केडिंग का जो टैक्स था ना उसको हटाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हम कह रहे जीएसटी आया। अब यहाँ पे बता रहे कि भाई जीएसटी क्यों आया, वो बता रहे। ऊपर हो गया अपना संविधान में क्यों चेंज आया, बता रहे जीएसटी क्यों है। कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए क्या है, जीएसटी की जरूरत है। हमने सारे के सारे टैक्सेस को हटा दिया, अब एक ही टैक्स। अगर एक ही टैक्स लग रहा है तो भाई कैस्केडिंग इफेक्ट का सवाल ही नहीं उठेगा। उसके साथ साथ जीएसटी के अंदर हम उसे प्रोवाइड करते हैं इनपुट। जीएसटी में सर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इनपुट। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 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 चलो यहीं पे एग्जाम्पल बनाते हैं फटाफट। तो देखो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। भाई हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक सामान परचेज किया, ठीक है। जैसे ही हमने सामान परचेज किया तो हमने सामान परचेज किया 100 रुपए का, ओके। और इसके ऊपर में हमने दे दिया भाई 10% का जीएसटी, 10% का, मान लेते जीएसटी का 10% चल रहा है, 10 का हमने जीएसटी दे दिया। सामान की वैल्यू कितनी है, 110। जब हमने इस सामान को बेचा, तो भाई 100 रुपए का तो सामान था, हमने 50 रुपए का अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। हम कितने का बेच रहे हैं, हम 150 का बेच रहे हैं। हम कितने का बेच रहे हैं, 150 का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम 150 का बेच रहे हैं, इसके ऊपर में हमने 10% का जीएसटी लगाया विच इज 15। हमारे पास कितना निकल के आया, 165। हम 165 रुपए के प्राइस पे बेच रहे हैं। अब इन दोनों चीजों के ध्यान, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है। 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा, 10 रुपए का मैंने जीएसटी पे किया। सामान मैंने पे कितना किया, मैंने पे 110 रुपए का, याद रखना मैंने पे कितना किया, 110 किया। जब मैं इस सामान को बेचने के लिए मार्केट में गया, मुझे 50 का प्रॉफिट कमाना था। 100 का सामान है, 50 का मैंने प्रॉफिट ऐड किया, 150 का सामान हुआ, 10% जीएसटी 15 रुपए लगा, 165 मैंने बेच दिया। अब बताओ इस पूरे ट्रांजेक्शन में गलती क्या हुई। अब बोलोगे सर गलती हुई ना, आपने सामान टोटल 110 का खरीदा ना, सामान कितने का खरीदा, टोटल 110 रुपए का। बट आपने जब उसमें 50 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा तो आपने 110 में 50 जोड़ के 160 करना चाहिए था। बट आपने कितना किया, 100 में सिर्फ 50 जोड़ा। क्यों, वो टैक्स का पैसा आपने क्यों नहीं जोड़ा, वो भी तो आपके जेब से गया ना। तो यहाँ पे अगर वो टैक्स का पैसा भी मैं वापस से जोड़ देता और उस पर मैं टैक्स लगाता तो अगेन टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता ना, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोला कि रुको, आपको क्या करना है, जितना भी बिजनेसमैन सामान खरीदेगा ना उसके ऊपर जितना भी टैक्स पे करेगा वो सारा का सारा टैक्स का पैसा उसके लिए इनपुट माना जाएगा। क्या माना जाएगा सर, इनपुट माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो आपके लिए एसेट्स माना जाएगा, उसको अपने खर्चे में काउंट मत करना। यानी वो 10 रुपए का मेरा खर्चा ही नहीं है। तो सामान मैंने भले 110 का खरीदा है बट 100 रुपए का मेरा क्या खर्चा है, 10 रुपए का मेरा क्या है, आईटीसी है, एसेट्स है। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे बाद में। बट अभी सामान कितने का पड़ा, 100 का ही पड़ा। अब जब मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा तो 10 पे ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ 100 पे ऐड करूंगा। तो प्रॉफिट के साथ सामान बना 150 का, 10% जीएसटी के साथ मैंने भाई 165 का सामान बेच दिया। अब सर ये 10 रुपए का क्या होगा, तो भाई अब सुनो, ये जो आपने सामान बेचा 150 रुपए का, इससे 15 रुपए का टैक्स चार्ज किया। ये 15 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाने के लिए जाओगे। जैसे ही आप ये 15 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराने जाओगे तो गवर्नमेंट को क्या बोलोगे, भाई सुनो मैं आप 15 रुपए देने आया हूँ लेकिन 10 रुपए तो मैं पहले जब मैंने सामान खरीदा तभी दे दिया था ना, तो वो मेरा क्या आईटीसी एसेट्स है बोला था ना। तो उसका क्या करने का, जो 15 रुपए मैं दे रहा हूँ उसमें 10 रुपए माइनस कर दो। अब कितना बचा, 5। तो सिर्फ 5 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है। वो 10 रुपए का आपको क्या मिल गया सर, कैशबैक मिल गया। बट ये डायरेक्ट कैशबैक नहीं है, ऐसा मत सोचना। देखो कई बार बिजनेसमैन को गलतफहमी हो जाती है, वो क्या सोचता है कि भाई मैं भी जितना भी मैं सामान खरीदता हूँ सारा सामान का पैसा मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिजनेसमैन मेरे को फोन वाले बोलता है कि भाई देखो हमने क्या किया, हमने ना अभी 1 लाख का टैक्स पे करा है, ठीक है, ये सारा का सारा पैसा मेरे को रिफंड चाहिए, फटाफट रिफंड करो। मैं कहा रिफंड करो, कौन सा टैक्स का पैसा पे किया भाई, किस चीज में खरीदा है। तो कह रहा हमने सामान खरीदा उसमें हमने 1 लाख का जीएसटी पे किया, जीएसटी पे किया उसका पैसा मेरे को रिफंड कराओ। मैं कहा भाई ये से रिफंड चीज काम नहीं करती, आपने जो सामान खरीदा बिजनेस करने के लिए खरीदा। कह रहे हाँ उसको बिजनेस में यूज करो। मैं कहा हाँ उसको आगे बिजनेस में बेचोगे, कह रहे हाँ। मैंने कहा जब उसको बेचोगे उस पर टैक्स चार्ज करोगे, कह रहा हाँ। मैं कहा बस फिर जब आप उसको बेचोगे उस पर जो टैक्स चार्ज करोगे वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा भी तो करवाने जाओगे ना, तो उस टाइम पे माइनस कर सकते हो, उस टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। रिफंड के केसेस भी होते हैं, डायरेक्ट रिफंड भी होता है, बट वो एक अलग प्रोसीजर है, ऐसे रिफंड नहीं किया जाता। समझ में आया क्या है कि भाई आईटीसी का पैसा मिलेगा बट इन दी फॉर्म ऑफ कैशबैक, इन दी फॉर्म ऑफ सेट ऑफ, बल्कि कैशबैक की जगह इसको मुझे सेट ऑफ बोलना चाहिए। सेट ऑफ एक ज्यादा अच्छा टर्म है, आपको क्या मिलेगा, आपको सेट ऑफ मिलेगा। दैट इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसकी वजह से क्या होगा सर, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, बताओ जी समझ में आ रहा है क्या। देखो जीएसटी के साथ पता है क्या, जीएसटी इतना ज्यादा मजेदार है ना भाई, इतना ज्यादा
कि अगर आपको एक बार जीएसटी को समझ में आने लगे ना, तो आपको भाई इस टैक्स के साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत हो जाएगा बिल्कुल, और आपको बार बार इसको पढ़ने का मन करेगा, समझने और समझाने का मन करेगा। लेकिन अगर आपको ये स्टार्टिंग से समझ में नहीं, अगर आपको इसका बेस समझ में नहीं आया और अगर ये आपके पल्ले नहीं पड़ा, तो भाई यकीन मानो जितना मर्जी सिर मार लो, जीएसटी के भी समझ नहीं आएगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। सप्लाई क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, क्या चीज होती है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि भाई आपको जीएसटी थोड़ा बेसिक से समझना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। बताइए, कोई दिक्कत? आगे कहता है क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट, हमें कॉमन नेशनल मार्केट करना चाहते थे। जीएसटी रिमूव स्टेट लेवल बैरियर्स एंड फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोटिंग इकोनॉमिक लिटिगेशन एंड इंटीग्रेशन एंड रिड्यूसिंग लॉजिकल फ्रिक्शनल। तो भाई हम नेशनल लेवल पे मार्केट बनाना चाहते थे, जिसके लिए हमने बोला कि भाई आप पूरे इंडिया में एक ही टैक्स रेट अप्लाई होगा। पहले क्या होता था, वैट लगता था, दिल्ली के अंदर वैट का रेट अलग है, हरियाणा में वैट का रेट अलग है, यूपी में वैट का रेट अलग है। नॉर्मली क्या है, दिल्ली में वैट का रेट ज्यादा रहता था, हरियाणा या यूपी में वैट का रेट कम रहता था, तो बंदे को दिल्ली में सामान महंगा पड़ता था, यूपी में जाकर सामान सस्ता पड़ जाता था। अब ये क्या चक्कर है सर, ऐसा होता था क्यों? क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग हुआ करते थे। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई जीएसटी के अंदर सारे टैक्स रेट सबका सेम रहेगा भाई, तो मामला ही खत्म बिल्कुल। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, भाई टैक्स का स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया, अलग अलग टैक्स को हटा के सिर्फ एक ही टैक्स रहेगा, जीएसटी। ठीक है, समझना समझाना बहुत ज्यादा आसान है। देखो कितना आसान है, एक बिजनेसमैन ने 1 लाख का सामान बेचा और वो 5% जीएसटी के ब्रैकेट में आता है, मान लेते हैं सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर तो 5% जीएसटी के दायरे में आता है, उसको टैक्स कितना जमा करवाना है सर? 1 लाख 5% के हिसाब से 5,000 बनता है, 5,000 का उसका टैक्स बनेगा, अगर कुछ आईटीसी या माइनस कर देना, बाकी पैसा जमा करवा देना। बिजनेसमैन को भी ये बात समझ में आती है, समझ में आया? बट पहले क्या था, पहले इतने अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे ना, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में 3-4 टैक्स लग जाता था। अभी बिजनेसमैन समझ ही नहीं पा रहा यार, कितना टैक्स लगा, कितना टैक्स भरा, कितना कहाँ जाना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो भाई अब क्या हो गया, बिल्कुल सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया ना आगे, क्योंकि बिजनेसमैन को समझ में आ रहा है कि भाई पैसा कितना मैंने पे किया, परचेज करने पे कितना मैंने जीएसटी भरा है, और सेल करने पे कितना जीएसटी मेरा वापस आया, कितना मुझे माइनस करना है। सिंप्लीफाइड में समझ में आ रहा है ना भाई, तो बिजनेसमैन बिजनेस करने में क्या आसानी हो रही है। आगे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ जीएसटी की हम लोग बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंशियल असेंट के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 8 सितंबर 2016, फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेडरॉक फॉर द एंटायर जीएसटी फ्रेमवर्क। तो भाई यहाँ से हमारा जीएसटी का फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ था। 7th शेड्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वेयर अमेंडेड टू रिमूव इंडिविजुअल टैक्स एंट्रीज सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी इनेबलिंग जो है कंकरेंट लेवी, उसके अंदर हमने भाई चेंजेस किया और हम एक नया प्रोविजन लेके आए। सर क्या प्रोविजन लेके आए, तो यहां से कहते हैं आर्टिकल नंबर 246 ए आया, कंकरेंट पावर फॉर द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू लेजिस्लेट जीएसटी। भाई सेंट्रल को स्टेट को दोनों को इक्वल पावर्स दिया गया ताकि वो जीएसटी को बना सके, ये हमारा आर्टिकल 246 ए। ठीक है, बैकबोन ऑफ द जीएसटी ग्रांट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर द पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी के लिए लॉ बनाने का पावर किसको दे दिया हमने भाई, दोनों को दे दिया। ठीक है, आगे हमारे पास 269A विच की गवर्नमेंट गवर्न्स आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंपोर्ट्स इंश्योरिंग सीमलेस टैक्स फ्लो एंड प्रिवेंट्स मल्टीपल टैक्सेशन। सर 269A क्या बोलता है, 269A ये बोलता है, ये होता है हमारा अपोर्समेंट ऑफ टैक्स। मींस क्या होगा, देखो हमने बोला जीएसटी के अंदर में सीजीएसटी भी होगा, सेंट्रल का जीएसटी भी होगा, स्टेट का जीएसटी भी होगा। तो अगर आप किसी स्टेट के अंदर में ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, अगर आप किसी स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आधा पैसा सीजीएसटी का जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा पैसा एसजीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। बट अगर आप एक से ज्यादा स्टेट में ट्रांजैक्शन करो, मतलब अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर ट्रांजैक्शन करोगे, सामान बेचोगे, तो ऐसे पॉइंट में क्या होगा कि आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा ना, सिर्फ एक ही टैक्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। सिर्फ आईजीएसटी अप्लाई होगा। अब सर आईजीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है, देखो एग्जाम्पल के साथ साथ समझते रहना भाई ध्यान से। ठीक है, अगर मैंने 100 रुपए का सामान, 10% जीएसटी का रेट है मान के चल रहे हैं, अगर मैंने 100 रुपए का सामान दिल्ली में मैं हूं, ठीक है, और मैंने बेचा कहां पे, दिल्ली में बेचा, दिल्ली का बिजनेसमैन दिल्ली में बेच रहा है, तो भाई जीएसटी कितना लगेगा, 10% लगेगा, 5 + 5 5 जाएगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो एक लग रहा है मेरा सीजीएसटी, एक लग रहा है मेरा एसजीएसटी। बट यही दिल्ली का बंदा अगर मैं यूपी में जाके सामान बेच रहा हूँ, तो अब जीएसटी कितना लगेगा सर, जीएसटी सिर्फ लगेगा 10, और ये 10 कौन सा लगेगा, ये लगेगा हमारा आईजीएसटी। ये क्या लगेगा सर, आईजीएसटी। मींस आईजीएसटी लगेगा, हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। स्टेट के अंदर में जीएसटी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, बट जैसे आप स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वहां पे जीएसटी क्या रहता है, सिंगल ही रहता है, आईजीएसटी रहता है बस। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो आईजीएसटी है, ठीक है, इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और ये पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। बट आप एक बार बताओ कि इसके अंदर में स्टेट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो जीएसटी के अंदर में सेंट्रल स्टेट दोनों के हिस्से हैं,
50-50 कोई दिक्कत नहीं। स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ था, हमने 50-50 कर दिया, बट जैसे ही स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन हुआ हमने सारा पैसा आईजीएसटी के नाम पे लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। तो क्या इसमें से स्टेट का हिस्सा बनता नहीं बनता? बिल्कुल बनता है सर। तो जैसे हिस्सा बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लेके आएंगे 269A के अंदर में। और यहाँ हमने बोला कि 269A के अंदर में भाई जो भी जीएसटी का आईजीएसटी का पैसा आएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट का बनता होगा। ठीक है, और ये सब काम चल रहा है भाई डेस्टिनेशन बेस्ड के ऊपर में। डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होता है, जैसे अभी दिल्ली का बंदा था और यूपी में सामान बेचा ना, तो सामान कहाँ जा रहा है, यूपी में जा रहा है, तो ये जो आधा जीएसटी का पैसा जाएगा वो यूपी गवर्नमेंट को जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पे सामान जा रहा है वहां पे क्या होगा भाई, सॉरी जहां पे सामान जा नहीं रहा, जहां पे सामान बेचा जा रहा है, डेस्टिनेशन है ना, जहां पे सामान बेचा जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद अपने पास है 279A विच इज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम लोग समझेंगे भाई जीएसटी काउंसिल क्या रहता है। और 7 शेड्यूल अभी हमने समझा, उसके अंदर में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट था, उसको भाई चेंज किया गया, अमेंड किया गया। और 269A जो है हमने आर्टिकल डाल दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो पावर दे रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना लेगा। सॉरी 246A में पावर है। ओके, अभी जीएसटी काउंसिल वाला आएगा नीचे। आगे हमारे पास कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। भाई आ गया हमारा जीएसटी काउंसिल। अब देखो जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी के अंदर में टाइम टू टाइम क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी भाई। जीएसटी के एक लॉ है, लॉ के अंदर में क्या टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना है। सर ये अमेंडमेंट और चेंजेस करने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। सर जीएसटी काउंसिल को पावर कहां से मिल रहा है, आर्टिकल नंबर 279A से मिल रहा है। एनेबल द जीएसटी काउंसिल एज इंडियाज एपेक्स जीएसटी पॉलिसी बॉडी। भाई जीएसटी से रिलेटेड सारी पॉलिसी बनाने की पावर जीएसटी काउंसिल को हमने दे दी उठा के। डिसीजन रिक्वायर 75% वेटेज मेजॉरिटी। भाई कोई भी डिसीजन पास करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, बहुत सारे लोगों के ग्रुप होंगे, इसमें कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाएगा, 75% मेजॉरिटी से लिया जाएगा। अगर 75% लोगों ने बोला हाँ ठीक है भाई कर दो, डिसीजन ले लेंगे, मना कर दिया तो नहीं लेंगे भाई डिसीजन। ठीक है, आगे हम लोग बांटते हैं इंश्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ फेडरल बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों के बीच में भाई जो है बिल्कुल क्या होना चाहिए भाई, दोनों मिलके काम कर सके, बस बेसिकली यही है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, ये जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है जीएसटी काउंसिल, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सर इसमें सबसे पहला बंदा आता है अपने पास चेयरपर्सन। चेयरपर्सन इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द काउंसिल हेड, हेड ऑफ काउंसिल। तो यूनियन की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन बनेगी, विच इज बताओ कौन है भाई यूनियन की फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी, वो बनती है हमारी जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन, बधाई हो। आगे हमारे पास मेंबर्स की बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट, बेसिकली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और मेंबर बनेगा, ये भी यूनियन का ही ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेंबर है। तो कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल, दैट इज आईआरएस ऑफिसर। सेंट्रल का आईआरएस ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है भाई कि आप ही हमारे मेंबर रहोगे। तो सेंट्रल की तरफ से दो लोग आ गए, एक चेयरपर्सन आ गया, एक मेंबर आ गया। इसके बाद आते हैं स्टेट के मेंबर्स। सर स्टेट के मेंबर्स कौन होते हैं, तो जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना वो सबके सब इसके मेंबर बन जाते हैं। एक चेयरपर्सन आ गया, एक हमारा सेंट्रल का यूनियन मिनिस्टर आ गया, उसके साथ में कौन आ रहा है भाई, स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। वोटिंग कैसे लिया जाएगा, अभी हमने बोला 1/3 वेटेज, यानी कि अच्छा नहीं, वोटिंग तो 75% से लिया जाएगा। वोटिंग के अंदर में पावर्स किसके पास कितनी है, तो देखो पहले वाले जो दो लोग है ना, इन दोनों के पास टोटल पावर्स है हमारे पास 1/3 की। टोटल कितनी पावर्स है, 1/3। 1/3 इक्वल्स टू 33.33%। मतलब हमें 75% का वोटिंग चाहिए ना, तो अगर इन दोनों ने मिलकर हाँ बोला यस, तो हमें कितने परसेंट वोट मिले, 33.33% वोट मिले, ये मान लिया जाएगा। और अगर जो स्टेट के अंदर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर, अगर इन सब लोगों ने हाँ बोला, तो हम मान के चलेंगे कि भाई 22/3 यानी कि 66.67% वोट मिले हैं, ये मान लिया जाएगा। तो स्टेट के पास 66.67% वोट है और सेंट्रल के दो लोगों के पास मिला के 33.33% वोट है। अब आप देखो ये कितने समझदारी वाली डिसीजन है। अगर कोई भी चीज चेंज करना है 75% का पावर चाहिए। अगर सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कर दो चेंज, कर दो चेंज, तो क्या चेंज हो सकता है, बताओ कमेंट करो, चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता चेंज। क्यों नहीं हो सकता चेंज, 66% ही हुआ ना सबका मिला के भी, जब तक इन दोनों में से कोई एक हाँ नहीं बोला तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट सबके सब मना करेगा भाई नहीं करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला चेंज कर दो, क्या हो जाएगा चेंज, नहीं होगा चेंज। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों मेंबर ने बोला 33% जो है वोटिंग हुआ, 33% वोटिंग पावर है, तो क्या चेंज कर दे, क्या नहीं कर सकते सर, 75% चाहिए ना। अब सर जब दोनों के दोनों सेंट्रल और स्टेट जब दोनों के दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे तभी ये चीज पॉसिबल है कि 75% की मेजोरिटी आए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे भाई देखो डाउट आ जाता है ना, यहाँ पे देखो तिग्रमबाजी दिमाग है हमारा। अब हमारा तिग्रमबाजी दिमाग क्या होगा, 66% बनाना, 75% में कितना है भाई,
अप्रोक्सीमेट 8-9% ही तो कम है ना। तो अगर इन दोनों का मिला के 33% है, तो इसमें से अगर कोई एक बंदा हमारे स्टेट के फेवर में हाँ बोल दे और दूसरा बंदा मना कर दे, तो ऐसे में भी तो बिल पास हो जाएगा ना। वो तो जाएगा, बट लॉजिकली सोचो, सेंट्रल के दोनों ही लोग हैं ना, और जब सेंट्रल के ही दोनों बंदे हैं तो एक हाँ बोले एक ना बोलेगा, ऐसा क्यों होगा भाई? दोनों के दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे ना। बट इन केस ऐसा हुआ कि दोनों के अलग अलग डिसीजन है, तो भी भाई हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा, स्टेट के फेवर में चला जाएगा डिसीजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते अगर हम टैक्स रेट की बात कर, अच्छा जीएसटी काउंसिल के पास क्या क्या पावर्स है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। टैक्स रेट डिसाइड करना, एग्जाम्पशंस डिसाइड करना कि भाई क्या क्या चीज जीएसटी के दायरे में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, मॉडल ऑफ द लॉ को डिसाइड करना कि भाई जीएसटी का कौन सा मॉडल होगा, ठीक है, उसको डिसाइड करना, क्या स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ये सारे के सारे पावर्स हैं हमारे जीएसटी काउंसिल के। ठीक है, आगे हम बोलते हैं इंडिया ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर भाई ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर चलता है भाई, एक चलता है हमारा सीजीएसटी, एक होता है हमारे पास एसजीएसटी। पहले इन दोनों को समझो। जो भी जीएसटी का पैसा, जैसे 10% जीएसटी का रेट है, तो उसका क्या होगा, उसके दो हिस्से होंगे, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जब भी दिल्ली का कोई बंदा दिल्ली में सामान बेच रहा है, तो जीएसटी कैसा चार्ज करता है? दो, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट बोले तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, दोनों चार्ज करता है। सर क्यों? क्योंकि आधा पैसा सेंट्रल का, आधा पैसा स्टेट का है। सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल को जाता है, एसजीएसटी का पैसा स्टेट को जाता है। अच्छा, अगर कोई स्टेट है तो एसजीएसटी चार्ज करेगा, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसे वो क्या चार्ज करेगा? यूटीजीएसटी चार्ज करेगा। बस एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी चार्ज का नाम बदल जाता है और काम भी बदल जाता है। यूटीजीएसटी का पैसा सेंट्रल को जाता है। अब दिल्ली क्या है बताओ? दिल्ली, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन, दिल्ली क्या है? दिल्ली सेंट्रल है या स्टेट है? बताओ भाई। दिल्ली तो सर यूनियन टेरिटरी है, सॉरी सेंट्रल स्टेट नहीं, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है? सर दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली में सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगना चाहिए, यूटीजीएसटी लगना चाहिए? सर अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन लगता तो एसजीएसटी है। भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जीएसटी का लॉ बनाया गया उसमें ये बात बोली गई कि दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली के अंदर में स्टेट असेंबली भी है, दिल्ली के अंदर में जो अपना खुद का गवर्नमेंट भी है, तो हम दिल्ली को स्टेट मान के चलेंगे फॉर दी पर्पस ऑफ जीएसटी ओनली। जीएसटी के पर्पस से दिल्ली को स्टेट माना जाता है, इसीलिए सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी अप्लाई होता है। सर कोई और भी है ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी जिसको स्टेट माना जाता है? यस, दिल्ली के अलावा पौंडीचेरी भी एक ऐसा है यूनियन टेरिटरी जिसको स्टेट माना जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर में गवर्नमेंट है। ठीक है जी, बाकी सब जगह पे यूटीजीएसटी लगता है हमारा। लेविड एंड कलेक्टेड सीजीएसटी, लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। कौन सी सप्लाई पर? सर इंट्रा स्टेट सप्लाई। दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। सर ये दो तरह की सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? ऐसी सप्लाई जो आप इसी स्टेट के अंदर करोगे, किसी एक स्टेट के अंदर करोगे, उसी स्टेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। बट जैसे ही आपने किसी एक स्टेट को छोड़ के आप उसके बाहर चले गए ना, जैसे ही आप उसके बाहर चले गए, तो भाई अब कौन सा लगेगा? अभी हो गया हमारा इंटर स्टेट सप्लाई, और जैसे इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो अब टैक्स कौन सा लगेगा भाई? आईजीएसटी लगेगा। बताइए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास है भाई टैक्सेबल इवेंट्स की हम लोग बात करते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, उसके अलावा वर्क एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स वगैरह के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग टैक्सेबल इवेंट की बात करते हैं। तो भाई टैक्सेबल इवेंट क्या है? मतलब जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। जीएसटी कब लगेगा ये सवाल है। तो जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर में। जीएसटी कब लगेगा सर? सप्लाई के ऊपर में। तो सर सप्लाई क्या होता है ये हम लोग समझेंगे बिल्कुल। अंडर द जीएसटी टैक्स इज लेविड व्हेन द सप्लाई अकर्स, यानी कि रिप्लेसिंग द अर्लियर इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिसके ऊपर एक्साइज लगता था, सेल्स जिसके ऊपर वैट लगता था, और प्रोविजन सर्विस जिस पे सर्विस टैक्स लगता था। यानी सर हमने ना डिफाइन कर दिया सप्लाई नाम की एक चीज होगी, क्या होगी नहीं पता, अभी के लिए छोड़ दो, नहीं पता अपने को। सप्लाई नाम की एक चीज होगी, जब वो सप्लाई नाम की चीज होगी तब जीएसटी लगेगा, बात खत्म। सर पहले इतना सिंपल नहीं था? नहीं, पहले सिंपल नहीं था। एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था, देखो यहाँ पे मेंशन है, एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे। आपने सामान बनाया, आपने सामान क्या मैन्युफैक्चरिंग करा, एक्साइज ड्यूटी लग गया। अच्छा अभी तो बेचा भी नहीं है, लग गया भाई। जैसे सामान बेचने जाओगे वैट लग जाएगा, अरे ये क्या हो गया। उसके बाद जैसे सर्विस दोगे सर्विस टैक्स लग जा रहे। अलग अलग टैक्स के अंदर में जो टैक्सेबल इवेंट था वो अलग अलग था, बट क्योंकि जीएसटी सिंगल है उसका टैक्सेबल इवेंट भी सिंगल है। जीएसटी कब लगेगा भाई? जब सप्लाई होगा। सप्लाई कब होगा ये बात हम समझ लेंगे भाई, सप्लाई वाला पूरा चैप्टर लंबा सा, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे सप्लाई कब होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भाई इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई एग्जांपल समझो। अगर एक एमपी का बंदा है और एमपी के बंदे को सामान बेच रहा है, एमपी वाला बिजनेसमैन एमपी के अंदर ही सामान बेच रहा है, तो सर इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? इंट्रास्टेट है, इसके अंदर में लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा।
1 लाख की वैल्यू का सामान 18% जीएसटी पे अगर हमने बेचा तो सीजीएसटी लगेगा 9,000 रुपए, एसजीएसटी लगेगा 9,000 रुपए। टोटल टैक्स बना हमारा 18,000 रुपए। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट शेयर द रेवेन्यू वैल्यू, बोथ सेंट्रल और स्टेट दोनों को रेवेन्यू इक्वल इक्वल मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं इंटरस्टेट सप्लाई की बात करते हैं। अगर एमपी वाला बिजनेसमैन यूपी में सामान बेच रहा है, एमपी का बंदा यूपी में सामान बेच रहा है भाई, तो क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई। 1 लाख का सामान अगर 18% जीएसटी बेचा तो अब जीएसटी लगेगा 18% सीधा आईजीएसटी। पहले देखो डिफरेंस हो गया ना, पहले सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा था, अब सीधा 18% आईजीएसटी लग रहा है। और कलेक्टेड बाय द सेंट्रल, कलेक्ट कौन करेगा, सारा पैसा सेंट्रल। देन अपोर्शनेट टू द कंजप्शन स्टेट, कंजप्शन स्टेट यानी कि यूपी को मिल जाएगा उसका हिस्सा 50%, 9,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। देन अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सर व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो कहते हैं रिवेन्यू अकर टू द स्टेट ऑफ कंजप्शन, जिस स्टेट में कंजप्शन हो रहा है उस स्टेट को मिल रहा है, नॉट द प्रोडक्शन, जहां पे सामान बन रहा है वहां पे नहीं। जैसे हमारे ये एमपी यूपी वाले केस में सामान बना तो एमपी में था, बट यूज कहां पे हो रहा है सर, यूपी में हो रहा है, तो टैक्स का पैसा कहां जा रहा है भाई, यूपी वाले को जा रहा है, स्टेट की बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात एंड कंज्यूम इन दिल्ली, देन द फाइनल जीएसटी का रेवेन्यू दिल्ली को मिलेगा भाई, ठीक है, गुजरात को नहीं मिलेगा। एडवांटेज एंड चैलेंजेस एंड समरीज की अगर हम लोग कुछ बातचीत करते हैं तो भाई कहते हैं जीएसटी ट्रांसफॉर्म इंडियाज इनडायरेक्ट लैंडस्केप बाय एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट, क्रिएटिंग अ कॉमन नेशनल मार्केट एंड इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन सभी फायदे हमारे जीएसटी के, while also introducing a new compliance challenges, लेकिन इसके साथ साथ नए compliance challenges भी आए, और नए compliance challenges जब आए तो हमें बहुत एक बड़ा मेजर हमें ट्रांजिशन फेज देखने को मिला, जहां पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्ट्रगल कर रहे थे। मैं सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे जो है यहाँ पे कंसल्टेंट्स जो थे टैक्स में काम करने वाले, उनको भी स्ट्रगल हुई थी इनिशियल डेज में, बहुत स्ट्रगल हुई थी, क्योंकि एकदम से सब बदल गया ना भाई। पहले एक अलग सिस्टम हुआ करता, अभी एकदम से सारा का सारा सिस्टम नया आ गया। तो ऐसे पॉइंट में क्या है, ऐसे पॉइंट में थोड़ा सा उनको स्ट्रगल हुआ था समझने में कि चीजें कैसे काम करेगी, कैसे हमें समझना है, किस तरीके से हमें काम करना है, कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीजों को एनालाइज करने में, समझने में हमें टाइम लगा था। While all ठीक है, the landmark Mohit Minnal's judgment case clarifies that GST Council recommends are persuasive and not strictly binding on legislature। भाई जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंड नहीं करते लेजिस्लेचर को, क्योंकि लॉ बनाने की पावर हमेशा पार्लियामेंट के पास ही रहेगी। पार्लियामेंट लॉ बनाने की पावर किसी और को नहीं दे सकती, इस बात को आप समझो। पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है, वो किसी और को नहीं दे सकती। जीएसटी काउंसिल बना के आप थोड़े बहुत पावर्स दे सकते हो, बट ये नहीं दे सकती कि भाई पूरा पूरा लॉ ही अपने आप बना लो, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। सीमलेस आईटीसी क्रॉस द सप्लाई चेन, भाई पूरे के पूरे सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन क्या होता है, ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने खरीदा एबीसी दुकानदार से, एबीसी नामक एक दुकानदार से। क्या एबीसी नामक दुकानदार ने इस पेन को बनाया होगा, नहीं भाई, तो किसने बनाया होगा, जिस बंदे से एबीसी ने खरीदा, एबीसी दुकानदार ने खरीदा, क्या उस बंदे ने बनाया होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसे बनाया होगा किसी ए नाम के बंदे ने, फिर उसको फैक्ट्री के अंदर में, फिर उसे बेचा बी नाम के बंदे को, फिर वो गया सी के बंदे के पास, फिर वो गया डी के पास, फिर डी से गया वो एबीसी दुकानदार के पास जहां से मैंने परचेज किया। सर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ऐसे घूम फिर के है ना, डेट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। अब इसमें हर एक लेवल पे जीएसटी में आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। एक बंदे को इस पेन के ऊपर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बताओ किसको नहीं मिलेगा, मुझे, क्योंकि मैंने खरीद लिया ना भाई, तो मुझे इसके ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि मैं इसको आगे बेचने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसको अगर मैं एक बिजनेसमैन होता और अगर मैं इसको आगे बेचने के लिए खरीद रहा हूँ तो मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता। डेट इज कॉल्ड भाई हमारा सीमलेस आईटीसी अक्रॉस सप्लाई चेन। कॉमन नेशन वाइज मार्केट की हम लोग बात करते हैं भाई, पूरे इंडिया के अंदर में भाई वन नेशन वन टैक्स हो गया। रिड्यूस द कंप्लाइंस कॉम्प्लेक्सिटी, सारे कंप्लाइंस बर्डन हट गए भाई, अब सिंपल टैक्स है, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही रेट पे आपको जीएसटी जमा करवाना है, एक ही रिटर्न फाइल करनी है, सिंपल स्ट्रक्चर। वाइडर टैक्स बेस एंड डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ भाई डिजिटल हो गया। कैश पेमेंट की सुविधा हटा दी गई है, अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स होती है। हालांकि अभी भी आप ऑन काउंटर कैश पेमेंट कर सकते हो, बट अप टू सिर्फ 10,000 रुपीज तक की आप पेमेंट कर सकते हो, वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही जाता है। कैश में ऐसा नहीं डिपार्टमेंट में जाके कैश दे कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऑनलाइन ही होता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आप दे सकते हो बस। ऑनगोइंग चैलेंजेस की बात करते हैं, एक तो होता है फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स, भाई फ्रीक्वेंटली लगातार अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जीएसटी है, इसका जीएसटी काउंसिल उनकी मीटिंग्स होते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट चेंजेस लाते रहते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैलेंजिंग भी एट टाइम्स। कंप्लायंस बर्डन, भाई कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया, क्योंकि जीएसटी के अंदर में अगर मैं बात करूं, जीएसटी के अंदर में रिटर्न्स होती है, मंथली रिटर्न्स फाइल होती है, बड़े बिजनेसमैन के ऊपर मंथली अप्लाई होते हैं, छोटे बिजनेसमैन क्वार्टरली भी होती है, बट टैक्स भी फिर हमें मंथली जमा करवाना पड़ता है, तो बहुत सारे कंप्लायंस बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले नहीं था, लेकिन अभी भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लिटिगेशंस की हम लोग बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट्स आते हैं भाई, कई बार क्लासिफिकेशन इश्यूज आते हैं, वैल्यूएशन इश्यूज आते रहते हैं, जिसकी वजह से जीएसटी के अंदर केसेस भी चलते रहते हैं, ठीक है जी। बताओ समझ में आया क्या? आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जीएसटी के ओवरव्यू को समझा है,
हमने समझने की कोशिश किया भाई मोटे मोटे तौर पे जीएसटी का क्या ओवरव्यू है। ठीक है, अभी क्या होगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर में मैं एक एक करके जीएसटी के सारे चैप्टर्स को पिक करूंगा और पूरा कंप्लीट जीएसटी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर में जिसका नाम है टैक्सेशन ऑफिसर। और आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि भाई इस चैनल के साथ बने रहना है, और अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और कमेंट करके बताओ भाई कि आपको और क्या क्या अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं टैक्सेशन ऑफिसर के ऊपर में आपको इनकम टैक्स के ऊपर में पूरा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया वाला एक्ट है वो पूरा का पूरा करवाया जा रहा है, वो भी बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। जीएसटी भी जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट करवा रहे हैं हम लोग, ये भी पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं। आईटीआर फाइलिंग के रिलेटेड, टीडीएस के रिलेटेड और भी बहुत तरह की यहाँ पे आपको चीजें मिलने वाली है। तो इन सब चीजों के लिए बस आपको एक काम करना है, बने रहना है हमारे साथ।